गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी के पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आज बात करूंगी। इसके बाद आज हम इश्यू ऑफ शेयर या अंश निर्गमन की प्रक्रिया प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है वो कंपनी के अंश कहलाते हैं, और जो विनियोजक कंपनी के अंश खरीदते हैं उन्हें अंशधारी कहा जाता है। कंपनी दो प्रकार के अंश निर्गमित करती है, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स समतांश। पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जिनको दो प्रकार का पूर्वाधिकार प्रेफरेंस दिया जाता है कंपनी के द्वारा। पहला प्रेफरेंस तो ये होता है कि कंपनी जब भी लाभ होगा तो पहले उनको लाभांश का भुगतान करेगी और उनकी लाभांश की दर पहले से निर्धारित होती है। और दूसरा पूर्वाधिकार होता है कि अगर कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन पर पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस लौटाई जाएगी, उसके बाद अगर बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने आपको एक ई कंटेंट भेजा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। और इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में नहीं आते, यानी जिनको कोई पूर्वाधिकार नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर लाभ बचते हैं तो कंपनी उनको लाभांश का भुगतान करती है, और कंपनी का समापन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा भुगतान होने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाया जाता है। तो ये सब आपका पढ़ा हुआ है वैसे, लेकिन इसी में आगे हम आज करते हैं कि कंपनी जब अंश निर्गमित करती है तो अंश निर्गमन का प्रोसीजर क्या है, यानी प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। यानी किसी भी कंपनी को अंशों का निर्गमन करने के लिए सेबी द्वारा जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं उनका पालन करना होता है, और एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें सबसे पहला काम होता है कि कंपनी अपना एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, प्रविवरण का निर्गमन, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना है, रिसीट फॉर एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। थर्ड स्टेप है अंशों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड फोर्थ स्टेप है अंशों पर मांग राशि प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कंपनी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण का निर्गमन, यानी कंपनी को जब इनकॉर्पोरेशन या समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो एक सार्वजनिक कंपनी अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। इसके लिए वह एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, और प्रोस्पेक्टस में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार कुछ डिटेल प्रोस्पेक्टस में कंपनी के द्वारा दी जाती है, जैसे कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का इतिहास, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंपनी के, वर्तमान व्यवसाय क्या है यानी बिजनेस क्या है एट प्रेजेंट उसका, और उसी प्रबंध के अंतर्गत अन्य कंपनियों का विवरण, यानी उसी मैनेजमेंट के अंतर्गत और भी कंपनियां अगर आ रही हैं तो उनकी डिटेल दी जाएगी। एक कंपनी विद्यमान कंपनी की स्थिति में वित्तीय निष्पादन यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी है, उस परियोजना की वर्तमान स्थिति जिसके लिए कंपनी अंश जारी करना चाह रही है यानी उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है जिसके लिए कंपनी ये धन इकट्ठा करने जा रही है। तो निर्गमन की मुख्य विशेषताएं, जोखिम कारक, वर्तमान निर्गमन की शर्तें क्या है, ये सारी डिटेल कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में डालनी होगी, और प्रोस्पेक्टस के साथ अंश आवेदन पत्र भी लगा दिया जाता है जिसमें अंशों के आवेदन करने की प्रक्रिया का पूरा डिटेल दी हुई होती है, और जो कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं उन्हें पूरी सूचनाएं भरकर कंपनी के बैंक के पास जमा करवाना होता है। अब दूसरा स्टेप है अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन और परचेज ऑफ शेयर्स। कंपनी एक बैंक में अपना खाता खोलती है, जो भी कंपनी में शेयर्स खरीदने के इच्छुक हैं वो इन्वेस्टर्स आवेदन पत्र
भरकर उस बैंक में जमा कराते हैं। जो भी राशि बैंक के पास जमा होती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेट वाइज उसकी एंट्री कर ली जाती है। और कंपनी की सूचना के लिए बैंक समय समय पर पासबुक और जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनकी लिस्ट बनाकर कंपनी के हेड ऑफिस को इसकी डिटेल भेजता है। जो आवेदन पत्र सीधे कंपनी के कार्यालय को प्राप्त होते हैं वे भी कंपनी द्वारा बैंक को भेज दिए जाते हैं। यानी ऐसे इन्वेस्टर्स या विनियोजक जो कि डायरेक्ट कंपनी में ही अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भी कंपनी बैंक को भेज देती है और बैंक ऐसी जो भी प्राप्ति हुई है उसकी एंट्री अंश आवेदन खाते या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में करती है। एक निर्धारित तिथि अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जितने प्राप्त होते हैं कंपनी के कार्यालय में उनकी जांच होती है और ये देखा जाता है कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन पत्र तो प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में कंपनी प्रविवरण में या प्रोस्पेक्टस में कितने अंशों को निर्गमित करने जा रही है उतने अंश ही कंपनी जनता को इशू करेगी, उससे ज़्यादा अंश कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो जितनी डिटेल प्रोस्पेक्टस में है कंपनी को मैक्सिमम उतने ही शेयर्स इशू करने होते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो उनको फिर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति हो जाती है और उसमें उसका आगे प्रोसीजर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से कंपनी उनको अंश इशू करेगी। तो लास्ट डेट यानी जितने शेयर्स आए हैं उनकी पूरी डिटेल जब कंपनी के पास बैंक से आ जाती है तो फिर तीसरा स्टेप आता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी अंशों का आवंटन। अंशों के आवंटन से मतलब है कि अंशों का आवेदकों में बंटवारा करना और यह कार्य जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 39(1) के अनुसार कंपनी के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रविवरण में बताई गई न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं हो गई हो। वह आवेदन पर बताई गई राशि कंपनी के द्वारा चेक या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं कर ली गई हो। तो एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों के आवंटन पर कब कर सकती है अंशों का आवंटन, इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसमें पहला रेस्ट्रिक्शन ये है यानी प्रतिबंध लगाया गया है कि पहला प्रतिबंध है न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्ति। यानी कंपनी उस समय तक अंशों को अलॉट नहीं कर सकती है जब तक कि न्यूनतम अभिदान राशि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि प्राप्त न हो जाए और यह राशि आवेदन पर प्राप्त नगद राशि नहीं होती वरन इसकी गणना अंशों के अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें कि यदि एक कंपनी किसी कंपनी के लिए न्यूनतम अभिदान राशि 9 लाख रुपए है तथा वह कंपनी 10 रुपए वाले 1 लाख इक्विटी अंश जनता को प्रस्तुत करती है तो अंशों का आवंटन तभी किया जा सकता है जबकि 90,000 अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हो जाए। यानी सेबी ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि कोई भी कंपनी तब तक अपने अंशों को अलॉट नहीं करेगी जब तक कि उसे संपूर्ण निर्गमन के कम से कम 90% के बराबर अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी जितने शेयर कंपनी इशू करने जा रही है उसके कम से कम 90% शेयर्स खरीदने के लिए जनता ने आवेदन कर दिया हो तभी 90% उसका अभिदान होगा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट तभी उसे मिलेगा। तो सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक पब्लिक कंपनी के सम मूल्य पर निर्गमन की स्थिति में एक आवेदक द्वारा आवेदित अंशों की न्यूनतम संख्या 200 अंश होगी जबकि अंशों का अंकित मूल्य 10 रुपये हो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलने पर यानी ये प्रतिबंध प्रत्येक निर्गमन पर लागू होगा। जब भी कंपनी का शेयर इशू करने जाएगी तभी ये प्रोसीजर कंपनी को अपनाना होगा। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन है अंकित मूल्य का कम से कम 5% भाग आवेदन पर लेना। प्रत्येक प्रतिभूति पर देय आवेदन राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कंपनी के जो प्रतिभूति है जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ये सेबी ने डायरेक्शंस दिए हैं। फिर नेक्स्ट है निर्गमन मूल्य का कम से कम 25% भाग आवेदन पर लेना है। यानी सेबी ने 27 जनवरी 2000 में एक दिशा निर्देश जारी किया। उसमें कहा गया है कि आवेदित अंशों के निर्गमन मूल्य का कम से कम 25% भाग एप्लीकेशन के साथ लेना है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज
को आवेदन अंशों को जब अंशों के जनता को निर्गमन से पूर्व कंपनी को किसी एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों के लेन देन की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और साथ ही प्रोस्पेक्टस में उस या उन स्टॉक एक्सचेंजों का नाम भी देना होगा जहां की इसका आवेदन किया गया है। नेक्स्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज से आज्ञा न मिलने पर यदि स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिली है तो अभिधान सूची बंद होने के 10 सप्ताह के भीतर अगर अनुमति नहीं मिलती है तो अंशों का आवंटन, और उसके बाद अनुमति नहीं मिलने से पूर्व ही अगर अंशों को अलॉट कर दिया जाता है तो वो अलॉटमेंट इनवैलिड या व्यर्थ माना जाएगा। धन की वापसी, यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन ही नहीं करती है और उसका आवेदन या तो आवेदन नहीं करती या उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो कंपनी को अंशों पर प्राप्त संपूर्ण धन लौटाना होगा विनियोजकों को, और यदि कंपनी धन लौटाने के लिए उत्तरदायी होने के 8 दिनों के भीतर उनका पैसा नहीं लौटाती है तो 8वें दिन के बाद कंपनी एवं उसके संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस राशि को ब्याज सहित चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि कंपनी को उपयुक्त आवेदन पर स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति मिल जाती है तो उसे उत्तरदायी होने के 8 दिनों के भीतर आवंटित अंशों से संबंधित राशि से अधिक राशि लौटानी होगी, और ऐसा न करने पर कंपनी और उसके डायरेक्टर्स व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस राशि को ब्याज सहित चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो अगर ये सारे प्रोसीजर, सारे शर्तें पूरी होती है तो फिर आवंटन सूचियाँ तैयार की जाती है, यानी अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की जाती है। तो नियमित आवंटन के लिए सभी व्यवस्थाओं की अगर पूर्ति हो जाती है तो कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी के सचिव द्वारा आवंटन सूचियां तैयार की जाती है और इन सूचियों पर संचालक मंडल की सभा में विचार किया जाता है। अब जितने अंश कंपनी निर्गमित करने जा रही है उतने ही या उससे कम अंशों के लिए आवेदन पर प्राप्त हुए हैं तो अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन या अधिअभिदान की स्थिति में सेबी द्वारा डायरेक्शंस जो मई 1995 यानी मई 1995 में इशू किए गए थे उनका पालन करना होगा। उनका सेबी का डायरेक्शन ये है कि 50% शेयर्स तो ऐसे विनियोजकों हेतु आरक्षित करने होंगे जिन्होंने 1000 से कम अंशों के लिए आवेदन किया है, और 50% शेयर्स उनके लिए जो कि 1000 से अधिक अंशों के लिए आवेदन जिन्होंने किया है। दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रोपोर्शनेट या अनुपातिक विधि अपनाई जाएगी। फिर अलॉटमेंट प्रोसेस है कि संचालक मंडल अंशों के आवंटन के संबंध में जो भी निर्णय लेगा उनकी प्रविष्टियां अंश आवेदन एवं आवंटन सूची के उचित खातों में कर ली जाएगी, यानी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट में कर दी जाएगी। अब जिनको शेयर इशू करने हैं, अलॉट करने हैं, उनके लिए अलॉटमेंट लेटर तैयार होगा, और जिनका नंबर नहीं आया है या जिनको शेयर्स कंपनी इशू अलॉट नहीं कर रही है उनके लिए खेद पत्र या लेटर ऑफ रिग्रेट तैयार किया जाएगा। फिर अलॉटमेंट लेटर जब सेक्रेटरी के द्वारा तैयार कर लिया जाएगा तो अलॉटमेंट जिनको किया जा रहा है कंपनी उनको वो अलॉटमेंट लेटर इशू करेगी और उसमें अलॉटमेंट का पैसा उनसे मांगा जाएगा जो निश्चित तिथि तक उनके द्वारा जमा करवाना होगा। रजिस्ट्रार को अलॉटमेंट रिटर्न भेजना है, यानी आवंटन का अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाने के बाद कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट रिटर्न भेजनी होगी, जिसमें अलॉटमेंट से संबंधित जो भी सूचनाएं वो सब दे दी जाएंगी। और यह रिटर्न प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट के 30 दिन के भीतर ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। फिर शेयर सर्टिफिकेट तैयार होंगे जिन विनियोजकों को कंपनी शेयर्स इश्यू करने जा रही है, अलॉट कर रही है, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 46(1) के अनुसार कंपनी की सार मुद्रा के अधीन जारी किया गया एक प्रमाण पत्र इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि उसमें लिखित अंशों का वह स्वामी है। ये प्रमाण पत्र अंशधारी के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य, यानी कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट देगी, उसमें दे दिया जाएगा कि कितने शेयर्स कंपनी ने उनको अलॉट किए हैं। अब कंपनी अधिनियम के अनुसार आवंटन की तिथि के 3 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट तैयार होकर शेयर होल्डर्स के पास चले जाने चाहिए।
अब नेक्स्ट आता है कि अंशों का निजी रूप से निर्गमन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अंशों के निजी रूप से निर्गमन का मतलब है कि अंशों का चुने हुए व्यक्तियों के समूह, जैसे भारतीय वित्तीय संस्थाएं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं या पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी को अगर अंशों का निजी रूप से आवंटन करना है तो पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों को या अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों को अंशों का निर्गमन करना है, तो वो निजी अंशों का निजी रूप से निर्गमन कहलाता है। यानी कंपनी के अगर डिवेंचर्स कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो कंपनी अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहलाता है। इसके लिए कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी या नई कंपनी भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अंशों को सूचीत करवाने से तुरंत पूर्व जनसाधारण को अपने अंश प्रस्तावित करती है, तो ऐसे अंश निर्गमन प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। यानी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं और कंपनी जनसाधारण को अंश अलॉट करने के खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है। अर्थात उन सभी निर्गमनों को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहा जाता है जिसका उद्देश्य निर्गमित अंशों को भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रथम बार सूचित करवाना हो। तो इस निर्गमन में प्रोस्पेक्टस निर्गमन करके जनता में अंश प्रस्तावित करवाए जा सकते हैं या बुक बिल्डिंग द्वारा अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुक बिल्डिंग क्या है। यानी बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी द्वारा प्रविवरण, विज्ञापन या अन्य सूचना द्वारा जनता को एक निश्चित सीमा मूल्य, जिसमें न्यूनतम व अधिकतम मूल्य में प्रतिभूतियों को क्रय करने हेतु आमंत्रित कर निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। यानी बुक बिल्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक कंपनी की दशा में निर्गमन की कुल मात्रा तो ज्ञात हो जाती है, लेकिन अंशों कितने अंश होंगे ये उसमें ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि निर्गमित किए जाने वाले अंशों का मूल्य ज्ञात नहीं होता है। लिमिट होती, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो निर्धारित कर लेते हैं और उसके बीच में कंपनी अंश इशू करेगी। यह मूल्य बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया से ही ज्ञात किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस में केवल प्राइस बैंड यानी मूल्य सीमा, जिसमें न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य दिया जाता है, यही का उल्लेख होता है और आवेदक को यह अधिकार होता है कि वह इस न्यूनतम या अधिकतम मूल्य सीमा के बीच किसी भी मूल्य पर अंश आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी विनियोजक या निवेशक कंपनी की अंश खरीदना चाहते हैं वो बोली लगाकर, यानी उनसे बिड आमंत्रित की जाती है, बोली लगवाई जाती है और अंतिम मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिमिट दे दी जाती है न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की, और उस न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच में किसी भी मूल्य पर अंश खरीदने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। वो अपनी बोली लगाते हैं और फाइनल जो भी प्राइस होती है वो कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्गमन की कुल मात्रा को इस प्रकार निर्धारित अंश मूल्य का भाग देकर अंशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो कंपनी द्वारा इन अंशों का निर्धारण किए जाने वाला अधिकतम मूल्य उसके न्यूनतम मूल्य से 20% से अधिक ऊंचा नहीं हो सकता। यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम प्राइस के बीच में 20% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेबी ने डायरेक्शंस दिए हैं और 2009 में, और उसके अनुसार एक निर्गमनकर्ता कंपनी प्रविवरण जारी करके अपने सार्वजनिक निर्गमन का 100% बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनता को प्रस्ताव कर सकती है। आजकल अधिकतर कंपनियां बुक बिल्डिंग से ही अपने शेयर इशू करती है, पूंजी निर्गमन का कार्य करती है। तो ये कंपनी के अंशों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या दिया गया है, सेबी ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं, ये सारा आज मैंने आपको बताया।